अच्छा जी, अब ज़रा चैप्टर 5 में चलते हैं थोड़ा देर के लिए। चैप्टर 5 का ओवरव्यू। चैप्टर 5 शुरू होता है इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल से। पहले पेज के ऊपर कुछ भी याद नहीं करना, पहले पेज पे कुछ भी याद नहीं करना। हाँ, आपको ये पता होना चाहिए कि कंट्रोल्स की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। क्या? ह्यूमन एरर हो सकता है। आप जितने मर्जी स्ट्रॉन्ग कंट्रोल लगा लें, अगर इंसान गलती कर सकता है तो इंसान गलती करेगा, आप उसको रोक नहीं सकते। फिर कंट्रोल्स हमेशा क्या होते हैं? महंगे। कंट्रोल्स को अगर सीनियर मैनेजमेंट ओवरराइड करना चाहे तो उनको कोई नहीं रोक सकता। और कोल्यूजन, आप जितने मर्जी कंट्रोल्स लगा लें, जब दो लोग मिल के फ्रॉड करना चाहें तो वो फ्रॉड करेंगे, आप फिर भी उनको रोक नहीं सकते। देन देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड मैनेजमेंट लेटर। ये क्या होता है कि जब ऑडिट एंड हो जाता है तो ऑडिटर जाते जाते इनको एक कागज़ दे के जाता है। उस पर लिखा होता है कि तुम्हारी कंपनी में कौन से कंट्रोल्स मिसिंग हैं, किन के ऊपर काम किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, कंट्रोल्स मिस होने से कंपनी को नुकसान कौन कौन से होते हैं, वो सब कुछ यहाँ पे बता के जाता है। किसमें? मैनेजमेंट लेटर में। फिर हमने देखना है कि हमने ज़्यादा टेस्टिंग करनी है या हमने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स पर रिलाई करना। अगर तो मेरे कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है तो सब्सटेंटिव कम हो जाएंगे, वीक है तो सब्सटेंटिव बढ़ जाएंगे। फिर कंट्रोल्स को डिज़ाइन करना, इम्प्लीमेंट करना जिम्मेदारी किसकी होती है? मैनेजमेंट की। ठीक हो गया। सेकंड पेज पे जब आप आते हैं तो एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल के बारे में आप पढ़ते हैं। 5 एलिमेंट्स होते हैं: इन्वायरमेंट, इंफॉर्मेशन सिस्टम, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, इंटरनल कंट्रोल्स और मॉनिटरिंग। यहाँ पे कंट्रोल इन्वायरमेंट की समझ आपको आनी चाहिए, यानी कि सिर्फ आपने अंडरस्टैंड करना है कि कंट्रोल्स बेसिकली काम करते हैं कि इदारे का अपना माहौल कैसा है, इदारे में क्या चल रहा है, लोग कितने ज़्यादा सीरियस हैं, उनकी क्या फ़िलॉसफी है, मैनेजमेंट किस तरीके से अपने इदारे को देखती है। अगर तो मैनेजमेंट ख़ुद बहुत अच्छी कंट्रोल्स की फॉलोअर है तो फिर निचला स्टाफ भी कंट्रोल्स को फॉलो करेगा। और अगर मैनेजमेंट खुद ही ओवरराइड कर रही है तो नीचे वाले लोग भी ऑटोमेटिकली क्या कर रहे होंगे? ओवरराइड कर रहे होंगे, इग्नोर कर रहे होंगे, वो भी सीरियस नहीं ले रहे होंगे। तो ये डिपेंड करता है कि इदारे की अपनी इंटेग्रिटी क्या है, कॉम्पिटेंस क्या है, लोगों का काम करने का तरीक़ेकार क्या है, स्ट्रक्चर कैसा है, अथॉरिटी में कौन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किन किन को दी है, कैसे कैसे दी है, उनको आपने सिखाया है या नहीं सिखाया। फिर देयर शुड बी अ प्रॉपर इंफॉर्मेशन सिस्टम। एक प्रॉपर IS का निज़ाम होना चाहिए कि ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कैसे हो रही हैं, मैनुअली रिकॉर्ड हो रही हैं, कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड हो रही हैं, किस तरीके से फाइनेंशियल्स आपकी प्रिपेयर की जा रही हैं। रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, ये वो प्रोसेस है जहाँ पे आप रिस्क की तलाश करते हैं जो आ सकते हैं। और टिपिकली ये रिस्क कौन से होते हैं? बिजनेस रिस्क होते हैं। इनमें क्या फ़र्क होता है दोस्त? ये क्या फ़र्क है इनमें, कोई बता सकता है? ये रिस्क मैनेजमेंट सोचती है और ये रिस्क ऑडिटर सोचता है। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि जनाब बताएं व्हाट आर द बिजनेस रिस्क इन द एरिया, तो आपने हमेशा सेठ बन के सोचना है। क्या बन के सोचना है? सेठ। और यहाँ पे आपने क्या बन के सोचना है? ऑडिटर। यहाँ पे आपने उसको अकाउंटिंग वाइज देखना है और यहाँ पे आपने पेस्टल को फॉलो करना। भी पेस्टल क्या होता है? पॉलिटिकल, इकोलॉजिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल। तो इस तरह के मसले देखने हैं आपने। जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी के पास इन्वेंट्री पड़ी हुई वेयर हाउस में नहीं बिक रही, मेरा बिजनेस रिस्क ये होगा कि मेरी इन्वेंट्री एक्सपायर हो सकती है, नहीं बिक रही तो इससे मुझे रेवेन्यू नहीं आ रहा, ये मेरा रिस्क कौन सा है? बिजनेस। मेरा ऑडिट रिस्क क्या है कि एंटिटी ने पता नहीं उसको लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी पे रिकॉर्ड किया होगा या नहीं किया होगा, मेरी बोलने का तरीक़ेकार बदल गया। तो BR हमेशा क्या होता है? कंपनी के एंगल से सोचना कि कंपनी को नुकसान हो रहा है या हो सकता है। और AR क्या होता है? अकाउंटिंग के एंगल से देखना कि एंटिटी ने उसको ठीक से अकाउंट फॉर किया होगा या नहीं किया होगा, क्योंकि यहाँ से निकलती है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट।
फिर कंट्रोल एक्टिविटीज़ में हमारे पास 3 तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, प्रिवेंटिव हैं, डिटेक्टिव हैं और करेक्टिव हैं। प्रिवेंटिव कंट्रोल्स कौन से? जो कि एरर होने से पहले ही उसको रोक देते हैं, प्रिवेंट कर देते हैं। डिटेक्टिव जो कि रोकते नहीं है मगर डिटेक्ट कर देंगे कितना नुकसान हो गया। और करेक्टिव सिस्टम को वापस रीस्टोर कर देते हैं नुकसान होने से पहले। फिर परफॉर्मेंस रिव्यूज़, एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है, कंपेयर करेंगे किसके साथ? बजटेड के साथ। फिजिकल कंट्रोल्स जो कि इदारा लगाता है टू प्रिवेंट फ्रॉम थेफ्ट और एनी काइंड ऑफ डैमेज। देन देयर आर 2 टाइप्स, जनरल कंट्रोल एंड एप्लीकेशन कंट्रोल। इनमें क्या फ़र्क होता है दोस्त? जनरल जो ओवरऑल है, एप्लीकेशन जो स्पेसिफिक सिस्टम वाइज बने हुए हैं। जैसे आपका मोबाइल में लगा हुआ पासवर्ड जनरल कंट्रोल है, व्हाट्सएप के ऊपर लगा हुआ पासवर्ड एप्लीकेशन कंट्रोल में काउंट होता है। फिर सिस्टम लॉग, एक ऐसी फाइल जिसमें तमाम हिस्ट्री के रिकॉर्ड्स आते हैं, कब आया, कब गया, किसने लॉगिन किया, किस टाइम पे लॉगिन किया, सीपीयू की क्या स्पीड थी, किसने क्या चेंजेस की, कितने टाइम तक सिस्टम ऑन रहा, आप इससे कोई भी डिटेल निकलवा सकते हैं। फिर यहाँ पे एक लिस्ट दी हुई है, लिस्ट ऑफ स्पेसिफिक आईटी कंट्रोल्स। इसमें सबसे पहले ये समझें, एक होता है आपके पास एग्जिस्टेंस चेक। कौन सा चेक? एग्जिस्टेंस चेक। आप ये करते हैं कि एक मास्टर फाइल बनाते हैं। मास्टर फाइल में फ़र्ज़ करें आपने रुकनैन, मास्टर फाइल में आपने 1 से लेके 1000 तक डाटा एंटर किया हुआ। अब आप सर्च करते हैं फाइल नंबर 561, तो चूँकि 561 इस रेंज में फॉल करती है, मौजूद होगी, तो वो आपको वो डॉक्यूमेंट निकाल के सामने रख देगा कि जी ये रही आपकी 561 फाइल नंबर। क्यों? ये डॉक्यूमेंट मेरा उसमें क्या करता था? एग्जिस्ट करता था। अच्छा, अगर आप उसको सीक्वेंस दें 1011, ये मौजूद है? नहीं। तो एग्जिस्टेंस चेक ये कहेगा कि जनाब 1011 तो मौजूद नहीं है, आपको एरर रिपोर्ट निकाल के दे देगा। सिस्टम के ऊपर वार्निंग आएगी, सिस्टम के ऊपर क्या आ जाएगी? वार्निंग आ जाएगी, लाल रंग से लिखा हुआ आ जाएगा कि जो आप कमांड दे रहे हैं वो कमांड एग्जिस्ट नहीं करती। ये चेक कौन सा है? एग्जिस्टेंस चेक। फिर आपने एक डॉक्यूमेंट एंटर किया, इसका नंबर था 561। आप गलती से दोबारा सेम 561 एंटर कर रहे हैं। अगर तो सिस्टम में डुप्लीकेशन चेक लगा हुआ है, कौन सा चेक लगा हुआ है? तो वो आपको ये काम करने से रोक देगा। और अगर नहीं लगा हुआ तो ये डबल 2 टाइम्स फिर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। तो ये चेक कौन सा है? डुप्लीकेट चेक। फिर सीक्वेंस चेक। सीक्वेंस चेक ये कहता है दोस्त कि अगर ये डॉक्यूमेंट नंबर 1 इशू हुआ है तो इसके बाद कौन सा इशू होना चाहिए? 2। अगर आप इसके बाद डॉक्यूमेंट नंबर 4 इशू कर दें और 2 और 3 को स्किप कर दें, क्या कर दें? स्किप कर दें, 1 के बाद डायरेक्ट 4, तो ये पास होने नहीं देगा, क्योंकि इसने क्या करना है? सीक्वेंस को देखना है। हाँ, अगर आपने 1 के बाद 2 बनाया था मगर वो आपसे गलत बन गया था, फिर आपने इसको कैंसिल कर दिया, तो अगला नंबर फिर 2 नहीं होगा, अगला कौन सा बनेगा? 3। तो ये ठीक है, ये इसमें मसले वाली बात नहीं है। फिर अगर 3 भी रॉन्ग हो गया था तो तब आप जब 4 बनाएंगे तो तब इसको मसला नहीं होगा, क्योंकि 2 और 3 अब किस में जा चुके हैं? डेटाबेस में जा चुके हैं। अब वो एग्जिस्ट करते हैं, बेशक उसके ऊपर कोई ट्रांजैक्शन
नहीं हुई, तो अब ये सीक्वेंस को फॉलो करेगा। 1 2 3 ख़राब है और उसके बाद नंबर 4 ओके है। बट अगर 2 3 बनाए नहीं, 1 के बाद डायरेक्ट आप क्या बना रहे हैं 4, तो वो आपको रोक देगा, एरर दे देगा। इसी तरह उसके बाद कौन सा, रेंज चेक। कौन सा चेक, रेंज चेक। रेंज चेक सिमिलर है एग्जिस्टेंस के साथ, बस फ़र्क ये है कि आप इसमें स्पेसिफिक रेंज दे के उसमें सर्च करवाते हैं। अगर तो आपने उसको रेंज दी हुई है 1 से लेके 100 तक और आप सर्च करें 81, मिल जाएगा, मिल जाएगा। अगर आप सर्च करें 811 और आपने रेंज दी हुई है 1 से लेके 100, नहीं, रेंज चेक मना कर देगा, रेंज चेक मना कर देगा। बट एग्जिस्टेंस चेक कहेगा हाँ 811 मौजूद है, तुमने क्या किया हुआ है, रेंज गलत दी हुई है, तुमने रेंज क्या दी हुई है, गलत दी हुई है। फिर हमारे पास होते हैं कंट्रोल टोटल और बैच टोटल। कंट्रोल टोटल और दूसरा कौन सा होता है, बैच टोटल। कंट्रोल टोटल ये है कि आप के पास फर्ज करें ये मैनुअल इनवॉइसेस आ रही हैं, दिन की 100 आई हैं, आपने मैनुअली इसका टोटल किया, क्या किया, मैनुअली टोटल किया। फिर आपने ये तमाम इनवॉइसेस सिस्टम में ऐड कर दी और देखा कि सिस्टम का टोटल क्या है। जब ये टोटल इससे मैच कर जाएगा तो मैं क्या कहूँगा कि सिस्टम में तमाम ट्रांजैक्शंस ठीक से एंटर हो चुके हैं। और इसका छोटा भाई क्या है, बैच टोटल। इसमें आपने क्या करना है, इन 100 को तोड़ देना है इनटू सम बैचेस, बैच ए, बैच बी, बैच सी, बैच डी, और हर बैच में कितनी है डॉक्यूमेंट्स, 25। तो अब अगर मसला आ जाता, फर्स्ट करो कंट्रोल हमारा मैच ना हो रहा होता तो मुझे 100 की 100 को दोबारा से देखना था। बट यहाँ पे अगर मसला आ जाए तो मैं सिर्फ उस रेलेवेंट बैच की 25 को देखूंगा जिसमें मसला हो सकता। यहाँ मुझे टोटल को देखना था, यहाँ मैं स्पेसिफिक बैच को देख रहा हूँ। फिर उसमें एक आता है चेक डिजिट। कौन सा आता है, चेक डिजिट। चेक डिजिट जो है वो मॉड्यूलस 11 को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है, मॉड्यूलस 11 को फॉलो करता है। इसमें ये होता है कि आप सिस्टम को कहते हैं कोड बना के दो, बट नंबर्स इनिशियली आप उसको देते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कहा 1 3 4 8, 1 3 4 8, सिस्टम 5वां नंबर खुद ऐड करेगा, सिस्टम 5वां नंबर खुद ऐड करेगा। मगर कैसे, इसमें करना ये होता है सिस्टम ने कि ये जो आपने उसको नंबरिंग दी है ना, अभी 5वां नंबर क्या अज्यूम कर लेगा, x। तो ये आ गया 1 3 4 8 और x। अब इसको रिवर्स ऑर्डर में मल्टीप्लाई करवाएं रिवर्स अकाउंटिंग से, 1 2 3 4 5। तो 5 1s are 5, 4 3s are x, 1 नहीं भाई, x। अब आपने क्या करना है, इन सब को ऐड कर लेना। 5 जमा 12 करें, ऐड करें, 24 30 40 45, 45 प्लस x, 45 प्लस x। अब 45 प्लस x के आगे लगाएं इज इक्वल टू, वो नंबर सोचें जो पूरा पूरा 11 पे डिवाइड होता है मगर 45 से आगे का नंबर है, 55। तो टेक्निकली यहाँ पे चेक डिजिट क्या बन जाएगा, बल्कि एक सेकंड करो, इसको बदल देते हैं, हमारी एग्जांपल ख़राब हो जाएगी।
अब बताएं, अब बताएं, अब बताएं। 42 प्लस x, ठीक है। अब बताएं नंबर 44। x इज इक्वल टू 44 माइनस 42 इज इक्वल टू 2। तो अब यहां पे क्या आना चाहिए था? 2। पहले क्या आ रहा था आंसर? 10। ये इसकी एक्सेप्शन है, ये इसकी क्या है? एक्सेप्शन है, क्योंकि डैश के बाद डिजिट मुझे चाहिए 1, अदरवाइज क्या आता? 10 2 के साथ आता। तो इसकी एक्सेप्शन में एक 10 है और एक 0 है, एक 10 है और एक 0 है, वो नहीं आ सकते। बाकी 1 से लेकर 9 तक कोई भी वैल्यू आ सकती है। एक और मिसाल कर लेते हैं, कोई नंबर दें मुझे आप, बताएं कोई मुश्किल नंबर दे दो। अपने मोबाइल नंबर के आखिरी 4 नंबर बता दो। 9190x मल्टीप्लाई पे कर देते हैं। 9 5 सर, इन सबको ऐड करें। 76 प्लस x इज इक्वल टू 77। ये कहाँ से आया? इससे अगला नंबर जो पूरा पूरा 11 पे डिवाइड होता हो, तो 77 माइनस 76 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे लग जाएगा, सिस्टम लगा के देगा 91901। अब जब आप इस सिस्टम को ये वैल्यू देंगे तो ये वैल्यू देख के वो सारी वर्किंग फिर से परफॉर्म करेगा और इसका आंसर क्या आएगा? 77, जो कि किस पे डिवाइड होता है? पूरा पूरा 11 पे। सिस्टम कहेगा ये वैल्यू बिल्कुल ठीक है, ये नंबर बिल्कुल क्या है? एक्यूरेट है, एग्जैक्ट है। इसके लिए हम मॉड्यूलस 11 यानी कि 11 पे डिवाइड हुए नंबर को ही यूज़ करते हैं। हम इसे वेरीफाई क्या करते हैं? हम इसे वेरीफाई करते हैं कि जो हम बच्चों को CRN दे रहे हैं, जो बच्चों को रोल नंबर दे रहे हैं, जो बच्चों को यूनिक आइडेंटिटी नंबर दे रहे हैं, वो नंबर ठीक है या नहीं। कभी कभी हम गलती से टाइपिंग करते करते कुछ नंबर्स को गलत कर देते हैं सर्च बार में। सिस्टम वेरीफाई करेगा, कहेगा यार ये नंबर तुमने जो टाइप किया ना वो गलत है, दोबारा से टाइप करो। उसमें गलती कहाँ पे हो सकती है? लास्ट पे या किसी भी बीच के नंबर के ऊपर। तो अगर वो पूरा पूरा डिवाइड होता होगा, सिस्टम उसको आगे जाने देगा। पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, सिस्टम उसको पीछे रोक लेगा। सपोज ऑल रोल नंबर्स इन द कॉलेज आर अप टू 4 digits. The system would initially add a 5th digit and as a check digit to all roll numbers. Suppose का नंबर क्या था? 3467। ये सारा काम किया, आंसर क्या आया? 63। नेक्स्ट नंबर क्या है? 66। तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? 3। सिस्टम ने तीसरा नंबर ऐड कर दिया और अब क्या बना दिया उसको? 3467-3। अब पढ़ें। एग्जिस्ट कर रहा होगा, सिस्टम एरर मार देगा कि जो तुम नंबर टाइप कर रहे हो वो नंबर डैश के बाद डबल आ रहा है, 10 आ रहा है, और मुझे क्या चाहिए? डैश के बाद एक नंबर चाहिए। हाँ, असल में आपके स्टडी टेक्स्ट के अंदर सिर्फ मॉड्यूलस 11 दिया हुआ है। ये 10 भी होता है, 9 भी होता है, 8 भी होता है, 7 भी होता है, मगर ICAP ने बस यही चीज़ यहाँ तक दी हुई है। बस उसने आज तक कभी पूछा भी नहीं कि ये होता क्या है, ऐसा कभी कोई ख़ास यूज़ है। बात समझ आएगी। उसके बाद आते हैं मेरे पास नैरेटिव नोट्स और क्वेश्चनियर्स। ये बेसिकली क्या है कि आप क्लाइंट के पास जाते हैं और नोटिंग करते हैं कि जनाब क्लाइंट के पास कौन कौन से कंट्रोल्स एग्जिस्ट करते हैं। ये प्रोसेस लेंथी है, लंबा है, टाइम टेकिंग है और इसको अपडेट करना इतना आसान नहीं है। क्वेश्चनियर में क्या है कि आप सवाल जवाब पूछते हैं कि तुम्हारे पास फ़लाँ कंट्रोल मौजूद है या नहीं है, फिर उसकी इवेलुएट करते हैं कि वो कंट्रोल्स ठीक से काम भी कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसमें 2 तरह के फॉर्म्स होते हैं, एक को हम कहते हैं ICQ और एक को हम कहते हैं ICEQ। EQ में क्या करते हैं कि हम गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़ तलाश करते हैं कि वो कंट्रोल को एवेलुएट करके बताओ कि वो कितना स्ट्रॉन्ग और कितना वीक है। फ्लो चार्ट्स में क्या करते हैं? डायग्रामेटिक फॉर्म में उसको दिखाने की कोशिश करते हैं। डन।
चलो जी, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह और डाटा मतलब जो टॉपिक है वो इंशाल्लाह आपको मैं अवेलेबल करता हूँ। ठीक है जी। अभी तक